एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स where knowledge flows and idea grows। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स थे उन सबको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और वो फीचर्स के हिसाब से हमको फोटोसिंथेसिस का कॉलम फिल करना है और रेस्पिरेशन का कॉलम फिल करना है। जैसे पहला है रॉ मटेरियल्स, तो कौन से रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो हमको यहाँ लिखना है और कौन से रॉ मटेरियल्स जो है रेस्पिरेशन में यूज होते हैं वो हमको यहाँ लिखना है। तो फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड की प्रेपरेशन जो होती है जिस प्रोसेस से, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें क्या क्या लगता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऐसे हमको जो है फिल करना है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल लगे? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे ग्लूकोज जो कि फूड है। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और स्टूडेंट्स एक और बात कि हम जब बात कर रहे हैं रिलीज होने की, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ने यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ और रिलीज कौन सी गैस हुई? रिलीज हुई ऑक्सीजन गैस। अगर रॉ मटेरियल की बात करें हम रेस्पिरेशन के केस में, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या है? रेस्पिरेशन में जो फूड बना, यहाँ पे क्या बना? मैंने अभी बताया यहाँ पे ग्लूकोज बना। तो जो फूड बना वो अब ब्रेक डाउन होगा ताकि वो एनर्जी जो है वो रिलीज कर पाए। तो ये जो फूड था जो कि ग्लूकोज था और ग्लूकोज के साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा और बनाएगा, हमारा एनर्जी रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो रॉ मटेरियल क्या क्या है? रॉ मटेरियल है ग्लूकोज प्लस हमारा ये जो है ऑक्सीजन। ये हमको क्या देता है? ये हमको देता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ? क्या हम यूज कर रहे हैं सो दैट एनर्जी बने? हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का। ऑलराइट, ऐसे हमको ये टेबल फिल करनी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। आखिर जब हमने ये रॉ मटेरियल यूज किया तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? तो फोटोसिंथेसिस में क्या फॉर्म होता है? फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस होता है। फूड क्या है? हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज बना और कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। वेयरएज अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक होगा और क्या बनाएगा? वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, वाटर और एनर्जी बनाएगा। एनर्जी जो है वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमको जानना है कि एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, तो हमको क्या पता है? हम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? वर्ड इक्वेशन। आखिर इसको हम वर्ड इक्वेशन में, ये जो रिएक्शन हो रही है कि कोई रॉ मटेरियल मिलके कुछ फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम आखिर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा? तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ऑलराइट, आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज कर रहा है और क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये हो गया हमारा इक्वेशन किसका? हमारे रेस्पिरेशन का। और ये है हमारा इक्वेशन हमारी फोटोसिंथेसिस का। ऑलराइट, आगे बात समझ में? ये हमारा हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए। आइए देखते हैं फोर्थ फीचर कौन सा है।
तो फोर्थ फीचर है हमारा इम्पॉर्टेंस। आखिर क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में फूड की प्रेपरेशन हो रही है, फूड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है और फिर वो ही जो फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर हुआ है वो ब्रेक डाउन होके एटीपी देगा, एनर्जी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी प्लांट की, वो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या बना, फोटोसिंथेसिस में बना ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुई जो हम एनिमल्स के लिए जो है यूज होती है, हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं, इसलिए हमारे लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिपेयर्स फूड ग्लूकोज फॉर प्लांट, प्लांट अपने लिए फूड बनाता है, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन रिलीज करता है बाकी सारी लिविंग बींग्स के यूज के लिए। और जो फूड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर हुआ है, वो क्या हो रहा है, वो फूड जो है एनर्जी रिलीज कर रहा है सो दैट उस एनर्जी को यूज करे प्लांट और उसकी ग्रोथ हो पाए, रिपेयर हो पाए वो प्लांट और जो है उसकी बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो सारे प्रोसेसेस हैं वो कर पाए। ऑलराइट, इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ हैव डिसअपीयर्ड। एक सिचुएशन आपको इमेजिन करनी है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ गई कभी कि सारे ही फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्लांट्स हैं वो अर्थ से डिसअपीयर हो गए। What would be the impact of this on living organism? इससे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बाकी सारे हैं उन पे आखिर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, जो ये बुक है हमारी क्यूरियोसिटी, उसमें जिस तरीके का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है उसमें क्या होगा, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने के जो इम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो ठीक हैं लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन, जो सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आखिर अगर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स है, सारे के सारे प्लांट्स गायब हो गए, तो इसका अर्थ पे, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे आखिर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड जो है, प्लांट का फूड नहीं प्रिपेयर होगा, प्लांट तो गायब हो गए हैं। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन अगर रिलीज नहीं हो रही है तो हम जो है, हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगी। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, इफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स डिसअपीयर्ड नो फूड वुड बी प्रोड्यूस्ड, फूड नहीं बनेगा, और अगर फूड नहीं बनेगा, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, नो ऑक्सीजन वुड बी रिलीज, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज नहीं होगा। ऑल हर्बीवोर्स वुड स्टार्व फर्स्ट, सबसे पहले जो भी प्लांट पे बेस्ड रहने वाले हैं एनिमल्स, जो भी हर्बीवोर है मतलब हर्ब्स खाने वाले, मतलब कि वेजिटेरियन प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स हैं, सबसे पहले उनको प्लांट्स गायब हो जाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद जो है कार्निवोर, जो एनिमल खाने वाले और ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फूड नहीं बचेगा। सबसे पहली चीज़, प्लांट्स गायब हो गए तो क्या है, हर्बीवोर्स आखिर क्या खाएंगे, जो लोग पेड़ पौधे खाते हैं, जो एनिमल्स, आखिर वो क्या खाएंगे, पहले वो स्टार्व करेंगे, फिर उन पे जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं जैसे लॉयन वगैरह हो गए, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, वो स्टार्व करेंगे, तो फूड यहाँ से खत्म हो जाएगा सबका। उसके बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, तो ऑक्सीजन अगर खत्म हो रही है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी जो है हमारा जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वुड ऑल्सो मेक सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस इम्पॉसिबल, लाइफ ऑन अर्थ वुड कोलैप्स, तो जो लाइफ है अर्थ पे वो क्या होगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, वो जो है खत्म हो जाएगी, तो पूरा जो बैलेंस है अर्थ का वो खराब हो जाएगा। ऑलराइट,
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अब समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पोटैटो स्लाइस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद आयोडीन सोल्यूशन। एक पोटैटो का स्लाइस है जो आयोडीन सोल्यूशन के साथ क्या दिखा रहा है कि स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट है। आयोडीन सोल्यूशन से हम यही तो टेस्ट करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो पोटैटो में हमने जब टेस्ट किया तो हमको पता चला हाँ यहाँ पे तो स्टार्च प्रेजेंट है। Where does the starch in potatoes come from? आखिर उस पोटैटो में ये स्टार्च आया कहाँ से, है ना। Where is the food synthesized in plant and how does it reach the potato? यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आखिर उस पोटैटो के अंदर स्टार्च कहाँ से आ गया। वो तो लीफ नहीं है, उसमें तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो आखिर फूड जो है, जो स्टार्च है वो पोटैटो में कहाँ से आया। और क्वेश्चन है कि आखिर फूड जो है वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ बन रहा है, और ये जो है पोटैटो तक आखिर कैसे पहुंचा, हमारा जो आलू है वहां तक फूड आखिर कैसे पहुंचा है, ये हमको देखना है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है तो वो कौन सी पाइप के थ्रू होता है, वो होता है फ्लोएम के। और फ्लोएम कैसे होती है, वो सारे ही डायरेक्शंस में जो है फूड को सप्लाई करती है। तो वो थिन ट्यूब्स जो खाना लेकर जाती हैं, जो फूड लेकर जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो फ्लोएम कहलाती हैं। यही फ्लोएम लीफ से हमारा फूड लेकर जाता है और सारे जो है पार्ट्स को देता है, और उसी तरीके से ये पोटैटो को भी देता है। तो starch in potatoes come from the food glucose made in leaves during photosynthesis। स्टार्च कहाँ से आया पोटैटो के पास, स्टार्च जो है वो आया हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लीफ से आया है। लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करी, वहाँ से ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज गया हमारे किसके पास, हमारे पोटैटो के पास, और उसके वहाँ पे जाके स्टोर हो गया, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के फॉर्म में फूड प्रोड्यूस होता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि स्टोरेज आपने देखा होगा कभी कभी जो है सीड्स में होता है, कभी कभी स्टेम में होता है। तो वो जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो यहाँ पर भी हो रहा है पोटैटो में, क्योंकि पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, भले ही पोटैटो आपको जो है ज़मीन के अंदर दिखता है, लेकिन पोटैटो जो है मॉडिफाइड स्टेम है, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ पे फ्लोएम के थ्रू जो है जो ग्लूकोज बना था वो जाके और वहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। The glucose is transported from the leaves to potato through phloem vessels। कहाँ से कैसे आया ग्लूकोज जो है लीफ से फ्लोएम के थ्रू आके पहुँच गया हमारे पोटैटो में। इन द पोटैटो दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और पोटैटो में ये जो हमारा स्टार्च, ये ग्लूकोज जो था, जो फूड था, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए कि फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जो है फ्लोएम लेकर गया उस ट्यूब से, उसने पहुंचा दिया कहाँ पर, हमारे पोटैटो के पास, और पोटैटो जो था उसने उसको स्टोर कर लिया किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक plants more efficient for photosynthesis? justify your answer। तो स्टूडेंट्स जो हमारी लीव्स का स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो चौड़े और कैसे फ्लैट होते हैं, बिल्कुल पतले चपटे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है, क्या इससे जो है फोटोसिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई बेनिफिट होता है? आखिर ये ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर का क्या राज है, क्यों ऐसे हैं? तो बिल्कुल ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे, ब्रॉड फ्लैट जब स्ट्रक्चर होगा तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्ट्रक्चर फ्लैट है और उसमें क्या है, बहुत सारी क्या स्टोमेटा जो है फैले हुए हैं, उसमें बहुत सारी क्लोरोफिल फैली हुई है। क्लोरोफिल का काम क्या था, सनलाइट को जो है अब्जॉर्ब करना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो इफेक्टिवली जो है आपको सनलाइट जो है वो ट्रैप कर पाएगा और गैसेस जो हैं वो भी इजीली फिर ट्रैप हो पाएंगे, एक्सचेंज हो पाएंगे।
तो ये जो ब्रॉड और फ्लैट स्ट्रक्चर है लीफ का, ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है, और दिस अलाउज देम टू अब्सॉर्ब मोर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जो सनलाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्सॉर्ब हो पाती है, और उसकी वजह से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सारे मिलके क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो अच्छे से और एफिशिएंटली हो पाती है, ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन जो है वो हो पाता है। इसलिए लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्रॉड और फ्लैट होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है X जिसके बारे में हमको नहीं पता है, फिर एक कंपोनेंट है Y जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और X और Y जो है, Y की प्रेजेंस में X जो है वो ब्रेक हो रहा है और वो रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रोडक्ट Z और एनर्जी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर कि X है और वो ब्रेक डाउन कर रहा है Y का यूज करके, X जो है ब्रेक डाउन हो रहा है Y का यूज करके, और क्या रिलीज कर रहा है, एक रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक प्रोडक्ट है Z जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी देख के क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये पता चल रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन हो सकती है। एनर्जी रिलीज कराने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज कर रहे थे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का। ऑलराइट, याद आ गया। अब थोड़ी चीजें जो है इजी हो जाएंगी। तो एक्स वाई जी आर 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस। एक्स वाई और जी जो है वो क्या है, वो 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं इस प्रोसेस के। तो एक्स वाई जेड आखिर क्या है ये बताना है हमको। तो स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ ही साथ और क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारी रेस्पिरेशन की इक्वेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमने फोटोसिंथेसिस में खाना बनाया था उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे, तो खाना क्या बना था, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज किसकी प्रेजेंट में टूटेगा, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये इक्वेशन होती है हमारी किसकी, रेस्पिरेशन की। यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो हो रहा है। तो एक्स क्या मिला, एक्स हमको मिला ग्लूकोज, ग्लूकोज, और Y क्या मिला, Y हमको मिला ऑक्सीजन, और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज बन रही है जो कि है जी क्या है, हमारी रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हमने देखा यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल इक्वेशन किसका, रेस्पिरेशन का। तो यही जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहे हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स हमारा ग्लूकोज है, वाई हमारा ऑक्सीजन है, और जेड हमारा वाटर है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए, ऐसे क्वेश्चन से जो है बिल्कुल नहीं डरना है कि इतनी सारी चीज़ें अलग अलग अननोन क्वांटिटीज दी हैं, क्या करूं, बिल्कुल नहीं डरना है। हमारे पास 2 ही तो इक्वेशन है, एक फोटोसिंथेसिस की है, एक रेस्पिरेशन की है। एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, और ये तो जो है रेस्पिरेशन में होता है, वहां से हमको मिल गई हमारी ये इक्वेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Krishna set up an experiment with 2 potted plants of same size and placed one of them in sunlight and the other in a dark room। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 एकदम एक जैसे जो है प्लांट्स ले लिए। एक को उसने क्या किया, एक को उसने अच्छे से सनलाइट में रखा जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी, दूसरा उसने जो है डार्क रूम में रख दिया जहाँ पे सनलाइट नहीं थी। As shown in figure, answer the following question। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, आइए उनका हम आंसर ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, वो आखिर इस एक्सपेरिमेंट को करके कौन सा उसके दिमाग में आइडिया आया था जिसको वो टेस्ट करके प्रूव करना चाह रही थी। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है वो ये देखना चाह रही हो क्या सनलाइट हमारी ग्रोथ के लिए प्लांट की नेसेसरी होता है, तो वो कौन सा आइडिया टेस्ट करना चाह रही होगी। शी इज टेस्टिंग वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो ये देखना चाह रही थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या सनलाइट नेसेसरी होता है। अगर हम किसी प्लांट को सनलाइट नहीं दे तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा। हो सकता है कृष्णा यही टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट आर विजिबल डिफरेंसेस इन प्लांट्स इन बोथ कंडीशंस। आखिर एक जो डार्क रूम में रखा है, एक प्रॉपर सनलाइट में रखा है, तो उन दोनों प्लांट्स में आखिर क्या डिफरेंस आएगा, क्या विजिबल डिफरेंसेस आएंगे, आपको अपनी आंखों से जो है क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस तो आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, बिल्कुल ग्रीन है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्लांट जो है वो कैसा है, विल्टेड है, वो जो है हेल्दी नहीं दिख रहा है, उसकी ग्रोथ जो है वो भी नहीं हो रही है। तो प्लांट जो है, जो केप्ट इन सनलाइट है, वो कैसा है, हेल्दी, ग्रीन और ग्रोथ दिखाएगा। जो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है वो तो ऑफ कोर्स हेल्दी होगा, उसमें प्रिपरेशन ऑफ फूड होगी, उसमें रेस्पिरेशन होगा, सब चीजें होंगी। लेकिन जो डार्क में रखा हुआ है वो वीक, येलोइश, नो ग्रोथ, लुक्स अनहेल्दी, वो कैसा होगा, वो उसमें कम ग्रोथ होगी, वो अनहेल्दी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा, खाना ही नहीं बन रहा है। तो जब खाना नहीं बनेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए डार्क में रखा हुआ प्लांट जो है वो हमको अनहेल्दी दिखता है। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आपके हिसाब से कौन सी लीफ है, कौन से प्लांट की लीव्स जो है वो आयोडीन टेस्ट को देंगी और वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा स्टार्च की प्रेजेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्च की प्रेजेंस वहीं पर होगी जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, वहीं पे हम टेस्ट कर पाएंगे स्टार्च को। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की। तो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट जो है उसकी लीव्स को जब हम टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट देंगी हमारे किसके, आयोडीन टेस्ट के लिए। ऑलराइट, तो सनलाइट में जो प्लांट रखा हुआ है, यस, आयोडीन टेस्ट विल बी पॉजिटिव, ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च फॉर्म होगा सनलाइट में, जब है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस में स्टार्च फॉर्म होगा। लेकिन जो डार्क में प्लांट रखा हुआ है उसमें जो है आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा, ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए किस चीज की जरूरत होती है, जरूरत होती है सनलाइट की। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वानी एक स्टूडेंट है और उसको लगता है, उसको वो बिलीव करती है कि सनलाइट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसेंशियल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल एसेंशियल होती है। शी पुट्स अप एन एक्सपेरिमेंट सेटअप एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में जो एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसने ये बनाया टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। और यहाँ से वो जो है अपनी आइडिया को के लिए एविडेंस ढूंढ रही है, यहाँ से वो जो है रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से वो अपने आइडिया को मानेगी या रिजेक्ट करेगी। तो क्या है उसका आइडिया? उसका आइडिया ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और यही चीज़ वो टेस्ट करके देखना चाहती है। तो आइए पहले उसके सेटअप को एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला जो सेटअप है वो क्या है, सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कवर्ड है हमारा, उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये प्लांट कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है सनलाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सनलाइट
विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस जो बबल इसके आगे जो ये कवरिंग है हमारी प्लांट की, उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रेजेंट है। तो सनलाइट तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। थर्ड जो है वहाँ पे सनलाइट ही नहीं है लेकिन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो सनलाइट जो है वो नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और फोर्थ केस में ना ही सनलाइट है और ना ही इस रैप के अंदर जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ना सनलाइट ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के अपने आंसर ढूंढते हैं। तो पहला, in which plant in the above setup will starch be formed? आखिर स्टार्च फूड कौन सी प्लांट में फॉर्म होगा? तो फूड के फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस कब होती है? फोटोसिंथेसिस होगी जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही चीज़ें जहाँ पर होंगी वहीं पे हमारा जो है फूड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो कौन सी प्लांट में जो है आप स्टार्च जो फूड है वो फॉर्म होगा? किस में? पहले वाले सेटअप में। किस में? जिसमें सनलाइट भी है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, भले ही यहाँ सनलाइट है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, स्टार्च नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो कौन सी प्लांट में जो है वो है ए, सेटअप नंबर ए। ऑलराइट, क्या है? सेटअप नंबर A. Starch will be formed only in A, sunlight with carbon dioxide. Alright, in which plant या plants in the above setup will the starch not be formed? Starch food किस में फॉर्म नहीं होगा? जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट नहीं है। दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है या दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं है तो नहीं होगा। तो बी, सी और डी हमारा जो था, जो हमारा बी, सी और डी है, इसमें क्या सनलाइट है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें सनलाइट नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से एक एक कंपोनेंट्स गायब हैं। और हमारा जो डी वाला सेटअप है इसमें से दोनों ही कंपोनेंट गायब हैं, इसलिए इन तीनों में ही जो है दोनों कंपोनेंट्स नहीं होने की वजह से, सनलाइट और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से इसमें क्या है? इसमें फूड जो है वो फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो है बी, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दूसरा डार्क है मतलब सनलाइट नहीं है, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन सनलाइट नहीं है। और डी वाले में ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना ही सनलाइट है, इसलिए इन तीनों में ही जो है वो हमारा फूड नहीं फॉर्म होगा। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है इन विच प्लांट या प्लांट्स इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन गैस किस में जनरेट होगी? जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें हमारा जो स्टार्च है, फूड है, वो फॉर्म होगा। तो सिर्फ ए वाले में फॉर्म हो रहा था, इसलिए ऑक्सीजन विल बी जनरेटेड ओनली इन ए, जिसमें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, क्योंकि सिर्फ यही एक केस है जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस बन रही है? रिलीज हो रही है हमारी ऑक्सीजन गैस। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट जो है इन विच प्लांट या प्लांट्स ऑफ द अबव सेटअप द ऑक्सीजन विल नॉट बी जनरेटेड। कौन कौन से केसेस में ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगी? तो ए को छोड़ के बाकी तीनों जो केस हैं उसमें ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी। ऑक्सीजन विल नॉट बी जनरेटेड इन बी, सी एंड डी बिकॉज फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो ऐसे करके हमने अपना ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। अब हमको पता चल गया कि जो उसका आइडिया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वो बिल्कुल सही था। उसने देखा कि जो केस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सनलाइट था, सिर्फ उसमें ही फोटोसिंथेसिस हुई, सिर्फ उसमें ही स्टार्च फॉर्म हुआ और सिर्फ उसमें ही जो है ऑक्सीजन गैस जेनरेट या रिलीज हुई। ऑलराइट, आगे बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल्ड 3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर। अनन्या ने 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए और उसको 3/4 जो है पानी से भर दिया, ठीक है। और फिर उसको ए, बी, सी और डी नाम दे दिया। फिर उसको ए, बी, सी और डी नाम दे दिया। हमारे पास अब 4 टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें पानी है,
ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए शी केप्ट अ स्नेल, टेस्ट ट्यूब ए में उसने एक स्नेल रखा, ठीक है। स्नेल एक छोटा सा क्रीचर क्रॉल करके चलता है, वो रखा। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में उसने एक वाटर प्लांट रखा। टेस्ट ट्यूब बी में इसमें एनिमल था, इसमें जो है एक लिविंग क्रीचर था, और इसमें क्या रखा, उसने एक प्लांट रखा, ठीक है। और इन टेस्ट ट्यूब सी शी केप्ट बोथ स्नेल एंड अ प्लांट, और जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें उसने दोनों ही स्नेल भी रखा और प्लांट भी रखा, ठीक है। और जो हमारा टेस्ट ट्यूब डी है उसको उसने सिर्फ पानी छोड़ दिया, उसमें सिर्फ पानी था। तो पहले में स्नेल था, दूसरे में वाटर प्लांट था, तीसरे में दोनों ही वाटर प्लांट और स्नेल दोनों ही थे, और चौथे में सिर्फ वाटर था, ठीक है। अनन्या एडेड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब, एक ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर वो लेकर आई, और फिर उसने क्या किया, उसने सारे ही टेस्ट ट्यूब्स में जो है डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर में जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंडिकेटर ले आकर डाला, ऐसी चीज़ जिससे पता चले कि अच्छा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, ये वो लाकर उसने डाल दिया। शी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व्ड इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर 2-3 आवर्स। तो उसने क्या किया, उसने रिकॉर्ड किया पहले पानी कैसा है, पहले जो है पानी वो कैसा था, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद भी उसने क्या किया, वो वापस आई और उसने ऑब्जर्व किया। तो बिफोर नॉर्मल पानी जैसा था, उसके बाद इंडिकेटर उसने डाला, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद आके उसने चेंजेस को ऑब्जर्व किया। तो व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, आपको क्या लगता है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाह रही है, क्या है जो वो पता लगाना चाह रही है इस सेटअप को बनाकर, इस एक्सपेरिमेंट से। हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट, और जो वो पता लगाना चाह रही है उसको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। आइए हम भी देखते हैं कि आखिर वो क्या पता लगाना चाह रही है। तो पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, आखिर वो क्या पता लगाना चाह रही है। तो शी वांट्स टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो वो यहाँ से ये पता लगाना चाह रही है कि एनिमल्स का, प्लांट्स का क्या रिलेशन होता है, हमारी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, कौन सा जो है गैस एनिमल एक्सचेंज कर रहा है एनवायरनमेंट में, वो जब रेस्पिरेशन कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब प्लांट में हो रही है तो कौन सी गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है, ये वो पता लगाना चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट, उसको कैसे पता चलेगा, क्या रिजल्ट आएगा तब उसको पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर टेस्ट ट्यूब ए की बात करें जिसमें उसने स्नेल डाला था, ठीक है, वाटर टर्न्स व्हाइटिश बिकॉज स्नेल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। वाटर जो है उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें जब जो है हमने वो डाला था, अपना इंडिकेटर डाला था, तो क्या हुआ, उसका कलर जो है वाटर का वो जो है चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि जब रेस्पिरेशन हो रहा था तो हमारे एनिमल में, जब हमारे स्नेल में रेस्पिरेशन हो रहा था तो वो क्या रिलीज कर रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था। जब ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही थी हमारे स्नेल में तो वो क्या कर रहा था, वो रिलीज कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उस पानी में बढ़ा तो वो जो इंडिकेटर हमने कोई डाला था उस इंडिकेटर ने क्या बताया, कलर चेंज करके पानी का ये बताया कि हाँ यहाँ पर जो है कोई इंडिकेटर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बी ओनली वाटर प्लांट, टेस्ट ट्यूब बी में जो है जिसमें सिर्फ वाटर प्लांट एक था, उसमें क्या हुआ, वाटर रिमेन्स ब्लू बिकॉज प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। तो वाटर जो है वो ब्लू ही बना रहा है ना, वो एक ब्लू, डार्क ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी पहली केस में अगर आप देखेंगे तो वो व्हाइटिश येलोइश कलर का हो जाता है क्योंकि इंडिकेटर की प्रेजेंट में। दूसरी केस में यहाँ पे जो है जो हमारा वाटर है वो ब्लू कलर का चेंज हो गया। वो ब्लू कलर का क्यों चेंज हो गया, क्योंकि प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिया। तो उस इंडिकेटर ने जैसे पहले केस में कलर चेंज दिया था वैसा नहीं देगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां बन नहीं रहा है, वहां पे खत्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए और रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की वजह से जो पानी का कलर है वो ब्लूइश हो रहा है, ठीक है।
अब टेस्ट ट्यूब बी की बात ये हो गई, पहले में उसने बताया इंडिकेटर ने कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दूसरे में बताया नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, वो तो यूज़ हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब टेस्ट ट्यूब सी में क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब सी में जिसमें स्नेल भी था प्लांट भी था, वाटर रिमेन्स बैलेंस्ड नीदर वाइटिश नॉर टू ब्लू, ना ही ज़्यादा वाइटिश ना ही ज़्यादा ब्लू था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था हमारा स्नेल वो यूज़ कर ले रहा था हमारा प्लांट, और वो जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज कर रहा था वो उसको जो है यूज़ कर ले रहा था हमारा स्नेल। तो ऐसे जो है बैलेंस बना हुआ था, ना ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा था ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिल रहा था। तो जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज कर रहा था वो यूज़ कर ले रहा था स्नेल, और जो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर ले रहा था वो यूज़ कर ले रहा था हमारा प्लांट। ठीक है, because the carbon dioxide released by snail is used up by plant for photosynthesis, और जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था प्लांट वो स्नेल यूज कर ले रहा था। ठीक है, इसलिए वहां पे टेस्ट ट्यूब सी में जो वाटर है उसका कलर ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ना ज्यादा व्हाइटिश येलोइश हुआ ना ही ज्यादा वो जो है ब्लू कलर का हुआ। इन टेस्ट ट्यूब डी ओनली वाटर, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पर नहीं हो रहा है। चाहे आपने भले ही उसमें CO2 इंडिकेटर डाला है लेकिन वहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जितना था पहले उतना ही है, इसलिए वहां पे कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है एक्स्ट्रा गैसेस का, इसलिए टेस्ट ट्यूब डी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए अनन्या विल नो शी इज करेक्ट बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन कलर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है? जिस टेस्ट ट्यूब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर डालने के बाद कलर चेंज आया है, वो जो येलोइश व्हाइटिश कलर आया है, उससे उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो किसने रिलीज किया है, वो रिलीज किया है स्नेल ने। और किसने यूज कर लिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड, यूज कर लिया है हमारी प्लांट ने, और वहां पे रिलीज हुआ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से अनन्या को जो है ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं पूरा कि एम क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या करना है, आइए हम करते हैं। और क्या एम है हमारा इस एक्सपेरिमेंट में, हमको ये ऑब्जर्व करना है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, ठीक है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी जाइलम के थ्रू, किसमें, हमारी प्लांट में, वो अगर थोड़ी गर्म कंडीशन है, हॉट कंडीशन है तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से होगा, या फिर अगर थोड़ी जो है ऐसी कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड वाली टेम्परेचर है, उसमें तेज़ी से होगा। ठीक है, आइए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा आंसर किसमें क्या है, एम क्या है, एम है टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज फास्टर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन। क्या ऑब्जर्व करना है हमको कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठंडी वेदर में या गर्मी वेदर में, किस वेदर में जो है वो तेज़ी से होता है। क्या क्या मटेरियल लगेगा, 2 टेस्ट ट्यूब लगेगा, और वो उसमें जो है कलर्ड वाटर, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करा था कि हमने पानी में इंक डाला था और इंक वो थोड़ी देर बाद जो है प्लांट ने अब्जॉर्ब करा था और फिर हमको पता चला था कि हाँ पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी हमको 2 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए और कलर्ड वाटर चाहिए उसके अंदर। ठीक है, 2 इक्वल सेलेरी स्टॉक पीसेज। अब हमको क्या चाहिए, 2 इक्वल सेलेरी, कोई भी पतली आप स्टेम, जरूरी नहीं आप सेलेरी ले, आप एक काम करिए कोई भी पतली सी बिल्कुल जो है स्टेम ले लीजिए जो कि फ्रेश हो। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश कोई पतला सा स्टॉक ले लीजिए किसी भी हमारे प्लांट का। एक वार्म प्लेस की ज़रूरत है, जैसे कि आप सनलाइट में रख सकते हैं, और दूसरा कोल्ड प्लेस, चाहे फ्रिज, चाहे एक बहुत ठंडे पानी का बोल हो, आइस बोल हो, वो आप ले सकते हैं। इतनी चीज़ों की हमको ज़रूरत है, 2 टेस्ट ट्यूब, उसमें कलर वाला पानी, और 2 जो है बिल्कुल पतले प्लांट्स, उसकी स्टेम, और तो एक वार्म प्लेस और एक कोल्ड प्लेस की ज़रूरत है। अब करना क्या है, आइए वो देखते हैं। तो क्या मेथड है, मेथड है प्लेस 1 सेलेरी स्टॉक इन द टेस्ट
टेस्ट ट्यूब केप्ट इन अ वार्म प्लेस एंड अदर इन द कोल्ड प्लेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों ही जो टेस्ट ट्यूब है उनमें एक एक सेलेरी स्टॉक डाल देना है और एक को जो है हमको वार्म प्लेस में रखना है जैसे कि सनलाइट में, दूसरे को हमको जो है कोल्ड प्लेस में डाल देना है। ठीक है, अब 1 से 2 घंटे बाद चेक हाउ फार द कलर ऑफ वाटर हैज राइजन इन ईच स्टॉक। और तो वो जो हमने स्टॉक लिया था सेलेरी का या फिर कोई भी और प्लांट का, उसमें हमको 1-2 घंटे बाद देखना है कि कितनी ऊपर जो है हमारा वो जो कलर्ड वाटर है वो चढ़ चुका है। किसमें, हमारे सेलेरी स्टॉक में या फिर हमारा जो प्लांट हमने लिया है उसका जो पतला स्टेम बिल्कुल लिया है हमने उसमें। तो 1-2 घंटे बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो द सेलेरी इन द वार्म प्लेस शोज कलर्ड वाटर राइजेस हायर अप इन द स्टेम। ठीक है, तो सेलेरी दिखाएगा, जो हमारा स्टेम है सेलेरी का वो क्या दिखाएगा कि जो कलर्ड वाटर है वो वार्म प्लेसेस में हायर जो है वो चला गया होगा, वो ज़्यादा ऊपर तक पहुंचा होगा उस वाले स्टॉक में, उस वाले स्टेम में जो कि सनलाइट में रखा था, जो वार्म में रखा था एज कंपेयर टू जो कोल्ड में रखा था। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो हमारा वार्म टेम्परेचर है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से होता है। कब, जब हमारा लो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तब। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वाटर का वो क्विक होता है कहाँ पर, वार्मर कंडीशन में। ऑलराइट, यहाँ से हमको ये पता चल गया, यहाँ से हमको एक आज नई चीज़ पता चली। और इसके बाद आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, डिस्कस। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो दोनों ही ज़रूरी है ताकि मेंटेन रहे नेचर का बैलेंस। ये क्यों है, क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में खाना बना प्लांट का और उसने ऑक्सीजन रिलीज किया जो कि बाकी सारे जो बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन्होंने यूज़ करा। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या हुआ, वो जो फूड था वो ब्रेक डाउन हुआ उसका और फिर प्लांट ने क्या किया, एनर्जी पाके उससे अपनी ग्रोथ करी। तो ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो सबके काम आया और उसकी जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई प्लांट की तो वो कहाँ से हुई, उस फूड से हुई। और फूड जब ब्रेक हुआ तो किस प्रोसेस से हुआ, रेस्पिरेशन से हुआ। तो इस तरीके से अगर वो फोटोसिंथेसिस करना छोड़ देगा तो ना खुद के लिए खाना बना पाएगा, ना दूसरों के लिए जो है वो हमारा ऑक्सीजन दे पाएगा। और अगर वो रेस्पिरेशन करना छोड़ देगा तो क्या होगा, तो रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएगा, एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएगा तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और प्लांट का जिंदा रहना जरूरी है ऑक्सीजन के लिए और फर्दर फूड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो चीजें बैलेंस रहती हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस दैट मेंटेन बैलेंस इन नेचर। दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके चलती हैं ताकि नेचर का जो है बैलेंस बना रहे। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचर में है जो रिलीज हो रही है उसको प्लांट यूज कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वाइल स्टोरिंग एनर्जी इन फूड। और जो फूड बना रहा है उसमें एनर्जी है, वही फूड जब टूटती है तो वही एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होके एनर्जी रिलीज हो रही है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो यूज हो रहा है किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। ये जो फूड बना था जिसमें एनर्जी थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, और क्या रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई तो वो यूज हो गई ग्रोथ के लिए। और रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुआ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर भी रिलीज होता है। This continuous exchange of gases and energy keeps the atmosphere balanced and supports life। ये जो continuous exchange है gases का और energy का, इसी की वजह से जो है हमारा जो life है वो atmosphere जो है वो balanced रहता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, प्लांट अपनी भी ग्रोथ कर रहा है और साथ ही साथ जो है वो सबको सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन देके। इस तरीके से जो है पूरा बैलेंस बना रहता है। तो ये थे हमारे सारे के
सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हमारे और भी अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।